Hello friends, welcome to our channel Finvista. This is शशांक श्रीवास्तव वेलकमिंग यू ऑल। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, इस समय कोरोना की एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। लोगों के पास उनके बिजनेस, उनके प्रोफेशन और उनके जॉब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये वीडियो आज उन सभी के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि इस समय उनको अपना फ्यूचर का पैसा बचाने के लिए अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन्हें बचाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, जो लगाए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए या और पैसे कहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस समय जो कोरोना की क्राइसिस चल रही है, जैसा हम सभी को पता है कि बिज़नेसेस शट डाउन, लॉकडाउन में बंद हैं और उनके पास रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे हैं। रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट नहीं कर पाएँगे, जो उन्होंने लोन्स वगैरह लेकर रखा होगा। उनके बिज़नेस का ग्रोथ नहीं होगा। उनके बिज़नेस का ग्रोथ नहीं होगा तो दोस्तों उन कंपनीज़ में जिनका जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें जिसने पैसा लगाया होगा, उनका भी पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो इस समय सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? एक मिडिल इनकम फैमिली को जो फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रखता है, इन्वेस्ट करके रखता है, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज़ में और किसान विकास पत्र में और गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स में, वो इस समय क्या करे? तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि इस समय जो ये क्राइसिस की सिचुएशन है, उसमें अपने फाइनेंशियल को बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। उनमें एक जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, जो म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते थे, इक्विटी, हाइब्रिड इन सब में, वो उनमें उनको पता होगा अगर वो अपनी एनएवी वगैरह चेक करते हैं तो कि उनकी जो एनएवी है वो ड्रास्टिकली लो जा चुकी है। क्योंकि जो सेंसेक्स जनवरी में 40,000 के आसपास चल रहा था, 42,000 हम कह सकते हैं, 42,000 के आसपास चल रहा था जनवरी में, नियर अबाउट 42,000 वो पहुंच चुका था। वो कोरोना क्राइसिस के समय, जब ये कोरोना अपनी हाइट पे मार्च और अप्रैल की शुरुआत में था, तो तब ये जो स्टॉक मार्केट था वो अराउंड 28,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो जो सेंसेक्स की जो डिमोलिशिंग रेट है वो काफी नीचे आ चुकी थी। ये बहुत ही तेजी से नीचे आ गया था। तो जो एनएवीज थे, जो म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज थी, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मोस्टली जो इन्वेस्टर, कॉमन इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है वो इक्विटीज में ही लगाता है, भले वो मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। तो इन इक्विटीज में काफी पैसा नीचे आ चुका था, उनकी एनएवी डाउन हो चुकी थी। तो इस समय, ऐसे समय में जब उनका इन्वेस्टमेंट नीचे आ रहा है, तो उन्हें अपने म्यूचुअल फंड्स का क्या करना चाहिए? उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहिए? और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, अभी हम आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कैसे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका भी यही हाल है, वो भी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो जो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, वो भी नीचे आ चुके हैं, तो फिर इससे आगे का रास्ता क्या है? हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ लेके जाएँ? तो इस बात को समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जो हमारा ये सारे चीज़ें, ये पूरी चीज़ें जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये जो मैंने लिख के रखी हैं, ये वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पे एक आम आदमी, एक कॉमन इन्वेस्टर पैसा लगा के रखता है, या ये जो इन्वेस्टर नहीं भी है, जो सिर्फ सेविंग्स करता है, वो भी एक सेविंग अकाउंट तो खोल के रखता ही है, एक उसके पास रिकरिंग डिपॉजिट तो होती ही है, एक एफडी वगैरह तो वो करा के रखता ही है अगर वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो। तो इन सब का ये जो वो रेट है, ये वो नॉमिनल रेट है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है जो इन सबको आप तक पहुंचा रही है। जैसे ये सुकन्या समृद्धि योजना, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 8.4%। ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको 8.5% के रेट से पीएफ पे इंटरेस्ट देती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही कॉमन एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसपे आपको 7.9% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो इस समय चल रही हैं, ये करंट रेट है। आप इन रेट्स को सर्च भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ें इस समय चल रही हैं, ये काफ़ी अपने हाइट्स, अपने पीक से लो हैं। आप देखिए, ये एसबीआई का 2.75% का इंटरेस्ट, दोस्तों, मात्र 2.75% का इंटरेस्ट, कभी ये इंटरेस्ट 3-4% हुआ करता था।
आपको सेविंग्स पे 3-3, 4-4 4.5% तक का इंटरेस्ट भी मिलता था। लेकिन एसबीआई का जो सेविंग्स अकाउंट है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट लो कर दिए हैं 2.75%। रीजन बीइंग कोरोना क्राइसिस के समय लिक्विडिटी की बहुत कमी है, चाहे वो डेब्ट मार्केट हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो। तो ऐसे में जब ये रेट लो हो चुके हैं, और दोस्तों ये एक नॉमिनल रेट है, ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं, ये तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे आपने 100 रुपए अगर अपने अकाउंट उसमें सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं, तो अगले साल वो 102.102.75 हो रहा है, 102.75 ही हो रहा है। लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, वो करंटली 5.91% का है। तो अगर आप देखें तो जो आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं इस साल, जो आपका 100 रुपीज का एक्सपेंस करंट ईयर में है, वो नेक्स्ट ईयर 105.91 होने वाला है, यानी अप्रोक्सीमेटली 106 हो जाएगा। तो आपके पास जो अगले साल पैसा आएगा वो 100 रुपए से बढ़कर 102 होगा, और आपके पास जो अगले साल का खर्चा होगा वो 100 रुपए से बढ़कर 106 होगा। दैट मीन्स यू आर इन अ लॉस ऑफ 4 रुपीज। आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो फ्रेंड्स लॉस में चल रहा है। आप सेविंग्स में पैसा रखिए, आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखिए, आप एफडी करा के भी रखेंगे, तो आप 1% से भी अपना पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप 1% से भी अपना पैसा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कम है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आपके लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जो भी आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, एफडी वगैरह करा के रखे हुए हैं, उन पे आपको वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है जो आपको दिख रहा है, या फिर जो आपको चाहिए आपका पैसा फ्यूचर में बढ़ाने के लिए, उस महंगाई से लड़ने के लिए जो इस समय कंट्री में है। और क्या पता कोरोना क्राइसिस के बाद क्या हो जाए। तो क्या है वो इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या है वो इन्वेस्टमेंट एरिना जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं, इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के डबल टाइम से बढ़ा सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड वो फंड है जो एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड नहीं है। अभी एक्टिव मैनेज और पैसिवली मैनेज क्या होता है? जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, इनमें पैसा लगाते हैं, वो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनको कोई एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा होता है। वो ये चॉइस करता है कि उसको किस स्टॉक, किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है, और उनको कब रिडीम करना है या कब वहां से विड्रॉ कर लेना है। वो मार्केट की सिचुएशन को देख के, कंपनी के बैलेंस शीट्स वगैरह को देख के, उनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके ये तय करता है कि आपके द्वारा दिया गया पैसा वो किस कंपनी में, किस स्टॉक में लगाएगा। ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होता है। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड यानी कि इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में जो आपका पैसा होता है वो डायरेक्टली एक इंडेक्स से लिंक होता है। आप, हमारे कंट्री में दो इंडेक्स हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। तो आपका जो पैसा होगा वो या तो सेंसेक्स को फॉलो कर रहा होगा या फिर निफ्टी को फॉलो कर रहा होगा। इफ सेंसेक्स इज गोइंग अप, योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ऑल्सो गोइंग अप। if nifty is going up, then your investment amount is also going up। और अगर ये नीचे आ रहे हैं तो आपका पैसा नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंगली देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो निफ्टी या सेंसेक्स होते हैं वो फ्यूचर में, मतलब एज अ होल अगर हम उसको देखें तो वो बढ़ते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको उसका एक ग्राफ का परफॉर्मा दिखाते हैं कि उसका ग्राफ होता कैसे है। निफ्टी और सेंसेक्स का जो ग्राफ होता है वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, अब सीधा बन रहा है। ये ऐसे निफ्टी और सेंसेक्स ऐसे चलते हैं। तो अगर आप इसको कंपाउंडिंगली देखेंगे तो ये ऐसे ग्रो ही करता है। जो निफ्टी और सेंसेक्स कभी 12,000 कभी 8,000 हुआ करता था, वो आज 40,000 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही वीडियो में बताया था कि 42,000 से वो उठकर 28 पे आ चुका है। यानी कि वो कभी ना कभी वो 28 से उठकर 42 पे भी जाएगा। करंटली जो मार्केट है वो 32 पे अराउंड 31 32 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि ये किस तरह कर्व है? ये कुछ ऐसा कर्व है, 42 से 28 आने के बाद अब धीरे से ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा या यहाँ डाउन में पैसा लगाएगा, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में उसका पैसा
बढ़ेगा ही। तो इंडेक्स फंड जो क्या क्या करता है कि वो इसी सेंसेक्स को फॉलो करता है, वो इसी को फॉलो करता है। आप पैसा जब भी लगाएँगे, आप मान लीजिए आपने यहाँ पैसा लगाया, तो जब सेंसेक्स यहाँ पहुँच चुका होगा तो आपका पैसा ग्रो कर जाएगा। आपका पैसा यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर चुका होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसेक्स फंड, इंडेक्स फंड। यही इंडेक्स फंड है जो अपने एक अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो करता है। वो सेंसेक्स भी हो सकता है, वो निफ्टी भी हो सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स कंपाउंडिंगली हमेशा बढ़ते ही हैं। क्यों कह रहे हैं इस समय कि इंडेक्स फंड ही सबसे अच्छा है? एक, आपको किसी एक्टिवली स्टॉक पे पैसा नहीं लगाना है। आप अगर स्टॉक मार्केट को नहीं भी जानते, इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर, आपने कभी इन्वेस्ट नहीं भी किया है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं किसी एक एजेंट के थ्रू या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू, तो भी आप उससे अगर अर्ज करेंगे कि इंडेक्स फंड में लगाइए, तो आप इंडेक्स फंड तो वैसे घर पे बैठ के खोल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर के आप अपना डिटेल्स वगैरह देके, आधार कार्ड, पैन वगैरह देके वो भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या कोई एजेंट मेनली आता है, तो वो आपसे रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करवाता है। रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब जो आपका मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको कोई एक्टिवली मैनेज कर रहा होता है। जो डायरेक्ट प्लान होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें एजेंट का कोई कमीशन वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा कम पड़ता है। ये बात की चीज़ें हैं, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल अपने इंडेक्स फंड पे फोकस करते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इंडेक्स फंड ही इस समय सबसे अच्छा है। तो जो इस समय स्टॉक मार्केट का पैरामीटर है, जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है सेंसेक्स, वो काफ़ी नीचे चल रहा है। तो अगर आप इस समय इन्वेस्ट करेंगे, तो इस समय से जब वो पैसा वो मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपका फंड भी ऊपर जाएगा। अब हम कुछ डेटा पे फोकस करते हैं। जैसे 15 जनवरी को हमने जो एग्जांपल लिया है, वो HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान का लिया हुआ है। HDFC फंड का नाम है, इंडेक्स फंड है वो, और वो किसको फॉलो करता है? सेंसेक्स को फॉलो करता है, और वो डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। अब उसकी NAV है, 15 जनवरी को NAV है 372.931, मतलब उसकी जो एक यूनिट है उसकी प्राइस है 372 रुपीज। 15 फरवरी को 369, 15 मार्च को 282, 15 अप्रैल को 273, और अगेन उसके बाद वो थोड़ा सा रिकवर करता है तो 303 तक जाता है। तो आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 15 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच में, 15 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच में ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट्स नीचे आ चुका है NAV उसका। तो यही मौका है आपके पास इन्वेस्ट करने का। अगर आप यहाँ गई, अभी भी तो वो रिकवर कर ही रहा है, मार्केट 26 के आसपास से थोड़ा रिकवर करते करते 32 तक पहुंच गया है, इसीलिए इस NAV में भी आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है, आपको इंक्रीजमेंट दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि आप कब इन्वेस्ट करें और कितना इन्वेस्ट करें। अगर आप आज इन्वेस्ट करें और कितना इन्वेस्ट करें, तो आने वाले समय में आपका पैसा कितना हो जाएगा। यही हमारे वीडियो का मेन पार्ट है। देखिए, सबसे पहले हमको चाहिए होगा कि आज से करंट डेट में NAV कितनी चल रही है। जब आप HDFC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई देगा, NAV एंड डिविडेंड। आप इस NAV एंड डिविडेंड्स पे क्लिक करिए, आपको एक ऐसी विंडो खुल के आएगी। अब जब ये विंडो खुल के आ गई है, तो अब जरा इसमें नीचे चलते हैं, और हमारे पास एक ये आएगा, इंडेक्स/ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इंडेक्स और ETF के उसके जो स्कीम्स हैं, उसमें हम इस पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट प्लान सेंसेक्स HDFC इंडेक्स, इस पे क्लिक करते हैं। ये वाला जो हमको है, ये चाहिए। इस पे देखिए, आपकी जो 15 मई की NAV दिखा रही है, लेटेस्ट NAV 15 मई की अवेलेबल है, वो है 280.0498। इस 280.0498 को हम ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यही हमारी NAV है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आ गया है 282.0498। अब मान लेते हैं कि आपको करंट में जो पैसा इन्वेस्ट करना है, वो कितना करना है। से 50,000 करना है, कॉमन इन्वेस्टर के लिए 50,000 ही करना है, 50,000 करना है मान लीजिए आपको इन्वेस्ट। तो जो आपको अभी यूनिट अलॉट होगी, एक यूनिट की वैल्यू है 280.0498, तो जो आपको अभी यूनिट अलॉट होगी वो लेट अस सी कितना होगी। तो
आपको 178.5397 इतनी यूनिट अलॉट हो जाएगी। मान लीजिए 54 यूनिट अलॉट हो जाती है। अब हम मान लेते हैं कि जो करंट में एनएवी है वो 280.0498 की है। तो मान लेते हैं कि इस क्राइसिस के बाद जब मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा आने वाले 6 महीने या साल भर में, तो ये एनएवी, अभी जो एनएवी 303 थोड़ा बढ़ के आई थी फिर नीचे हो चुकी है, तो मान लेते हैं ये एनएवी जो फिर से हो जाएगी वो अराउंड कितना ले लें, से 350 हो जाती है। 372 हाईएस्ट था, 369 फरवरी में थी, हम मान लेते हैं 350 हो जाती है। तो जब 350 भी हो जाएगी तो आपका जो पैसा होगा ये जो 50,000 रुपीज है, ये जो आपका पैसा होगा ये कितने का हो जाएगा? 50, आपको यूनिट कितनी अलॉट हो चुकी है? 178.5397। आपकी एनएवी 350 की है, तो आपका जो रिटर्न बन जाएगा वो बनेगा नंबर ऑफ यूनिट अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाई एनएवी। आपको यूनिट इतनी अलॉट हुई थी, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 62,488.9, मतलब आपका 50,000 रुपीज बढ़ करके 62,500 लमसम हो जाएगा। ये है इंडेक्स फंड दोस्तों। अगर आप इसकी यील्ड को कैलकुलेट करें कि आपको रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कितने का मिल रहा है, तो वो भी अब देख लेते हैं कि आपको बाकी से कम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है या बाकियों से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो ये हमने कर लिया फॉर्मूला लगा करके, और आपको मिल रहा है 24.9% फ्रेंड्स। ये इंडेक्स फंड, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इंडेक्स फंड है वो इस समय, इस क्राइसिस के समय आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट अरीना है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप इसमें 5% का वो भी इन्फ्लेशन भी ऐड कर दें, अगर आप 5% का इन्फ्लेशन भी ऐड कर देंगे, तो भी ये अराउंड 18-19% के आसपास आपको रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, जो कि पूरे मार्केट में हाईएस्ट है फ्रेंड्स, हाईएस्ट है। अगर आप कहते हैं कि ये एनएवी मैंने बहुत ज़्यादा ले ली है, आप ये 350 मत रखिए, आप इसको थोड़ा कम रखिए, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम हैं, या बहुत पेस स्लो होगी, हो सकता है 6 महीने में ना जाए, 1 साल में जाए, 1.5 साल में जाए, 2 साल में जाए। तो दोस्तों चलिए इसको कम भी कर लेते हैं। अगर आप ये 350 नहीं मान रहे हैं, इसको 330 भी कर लेते हैं हम, 330 करके देखते हैं, तब भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 17 मिलेगा, 17%, 17.8%। अब इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो ये अप्रोक्सीमेटली 12% पे आ जाएगा। किस स्कीम में, अभी हमने चर्चा की थी, किस स्कीम में आपको इतना मिल रहा है? इन सब में से कौन आपको उतना दे रहा है? कोई भी नहीं फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। इसीलिए इंडेक्स फंड इस समय सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, आपको जो चार्जेस लगते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज होता है, ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, तो आपका जो पैसा होता है वो और ही अच्छे से ग्रो करता है। बात है रेगुलर फंड की और डायरेक्ट प्लान की, रेगुलर प्लान की और डायरेक्ट प्लान की। तो रेगुलर प्लान में जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप डायरेक्ट प्लान में करें। आप एजेंट के थ्रू कराएंगे तो वो आपको डायरेक्ट प्लान शायद ही दे, वो नहीं देगा, क्योंकि उसका कमीशन उसको नहीं मिलेगा, उसमें डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं होता। अब जो एक सवाल और आएगा इस वीडियो में, वो ये आएगा कि सर लमसम में इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, मतलब हम धीरे धीरे करके मंथली इन्वेस्टमेंट करें किसी इंडेक्स फंड में या लमसम में करें। तो अगर आप लमसम में इस समय करेंगे, हालांकि ये बात सच है कि जो ग्राफ होगा इस समय, जो ग्राफ चलेगा सेंसेक्स का, वो कुछ ऐसा ही चलेगा, ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप ये जान पाए कि कितने पीरियड तक ये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि कभी ना कभी इसको यहाँ से उठ करके ऐसे ऊपर जाना ही जाना है। हो सकता है इतना तेज ना जाए, ये इतना तेज ना जाए, लेकिन ऊपर तो उसको जाना ही जाना है।
अगर आप डिप में बहुत ज़्यादा अमाउंट का मान लीजिए अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा रखा हुआ है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख के आस-पास। तो अगर आप इस अमाउंट को एक साथ जब मार्केट डिप में है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो पैसा फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। अगर आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, आपके पास सेविंग्स हैं या आपके पास आप मंथली सैलरीड पर्सन हैं, आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी देखिएगा अगर आप कि इस समय मार्केट डिप में है और आपके पास थोड़ा-सा ही फंड है, तो मेरी राय तो ये होगी कि अगर मार्केट डिप में जाता है तो आप उस समय अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, ताकि आपको कम दाम पे ज़्यादा यूनिट अलॉट हो जाए और जब वो यूनिट की वैल्यू एनएवी जब वो ऊपर जाए, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न और अच्छा बनता जाए। आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ पूछिए क्योंकि ये एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ही कम है। इंडेक्स फंड के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल हाउसहोल्ड नॉर्मल इन्वेस्टर, नो नथिंग इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा जानता होगा। हाँ, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप देश की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देश की ग्रोथ सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट होती है और सेंसेक्स जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका इंडेक्स फंड का अमाउंट भी बढ़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, देन प्लीज़ डू कमेंट, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें और आपके आपके लाइक, आपके शेयर्स यही हमारी मोटिवेशन है। आगे आने वाली किसी भी वीडियो पे या अगर आपके कोई सुझाव है कि इस पे वीडियो बनाइए, कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, देन प्लीज़ आस्क अस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।